in the field of teaching. Somehow or the other, we all are connected to this profession. I myself, I am a teacher. Let me introduce myself. My name is Amna Ghulam Hussain, and I have been into this profession since last 19 years, I would say. और मेरा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस रहा है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ रहा है, जिसमें हम लोग 0 to 8 years तक बच्चों को फोकस करते हैं। जीरो की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, कौन सी एज ग्रुप को हम फोकस करते हैं? 0 to 8। कैन आई हैव सम क्विक रिस्पॉन्सेस? यस। जब हम 0 से 8 साल तक के बच्चों की बात करते हैं तो हम कौन सी एज ग्रुप को फोकस कर रहे हैं? 8 साल तो हमें सबको पता है, लेकिन 0 स्टैंड्स फॉर व्हाट? बच्चे के पैदा होने से पहले। बच्चे के पैदा होने से पहले। ऑलराइट, यस। सम अदर रिस्पॉन्सेस प्लीज। Infant. Okay, sir, आपका क्या आइडिया है? When we talk about 0 to 8 years, so 8 साल का तो बच्चा हमें पता है, लेकिन 0 जो हम बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं? Basically, infants हो गया या before birth भी हो सकता Before है। birth हो गया, yes, we are right. Before birth, लेकिन उस टाइम से शुरू हो जाती है बच्चे की लर्निंग जब वो माँ के पेट में आता है, हम उसको 0 कहते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा वूम में आता है बच्चे की लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए वी ऑलवेज कंसिडर, जब भी हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, अर्ली लर्निंग ईयर्स की बात करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to age 8। ठीक है, 8 साल का हमारा बच्चा या तो क्लास 2 में 3 में तक होता है, वो एज ब्रैकेट को हम अर्ली ईयर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को किस तरह से उनका ख्याल रखें, किस तरह से उनको चीज़ें सिखाई जाए, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है, रिसर्च हैज प्रूवन दैट 8 इज लेट। ठीक है, अगर आपने सुना हो 8 इज लेट, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? यस मिस, आप कुछ बताएंगी 8 इज लेट का? मीन्स के मतलब बच्चा 8 साल की उम्र तक तो जो है वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। इसके बाद जो चीज़ें उसको सिखाएंगे अब वो पूरी लाइफ टाइम के लिए याद नहीं रख सकूंगा, लेकिन जो 8 इयर्स तक आप उसको सिखाएंगे वो उसे हमेशा के लिए याद रहेगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। 8 साल तक बच्चा जो है उसको आप जितनी चीज़ें सिखाएंगे, जितनी लैंग्वेजेस सिखाएंगे, वो सारा कुछ एज एन एब्जॉर्बेड माइंड वो सीखता चला जाएगा, सीखता चला जाएगा। माइंड भी आपको वो रिजल्ट बहुत जल्दी ना दे सके, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा सीख नहीं रहा है। अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, डजंट मीन के आपका जो है बच्चे को थोड़ा सा कोई फॉल्ट है उसमें या कोई डिसेबिलिटी है, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, बच्चा उस वक्त एक एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, वो सब चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जैसे एक स्पंज जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। 8 साल के बाद भी उसकी लर्निंग रुकती नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। जिस वक्त हम रिफ्लेक्ट करें आज से 8, 10, 12 साल पहले जब मोबाइल फोन आए थे, बिल्कुल छोटे वाले जो आए थे मोबाइल फोन, क्या हम सबको उसकी आदत थी? क्या हम सबको इस्तेमाल करना आता था? हम सब ने थोड़ा थोड़ा टाइम लगाया था। कंप्यूटर्स आए थे, हम सब ने टाइम लगाया, लेकिन हमने सीख लिया या नहीं? सीख लिया। स्मार्टफोन्स आए, हम सबको प्रॉब्लम्स हुई। आज भी स्मार्टफोन में डेफिनेटली इतनी ज्यादा इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो हम सब शायद नहीं खोल सकते एकदम से, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दें वो फौरन खोल के दिखाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, तो द ओनली थिंग इज, इसलिए मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हम लोग ने भी ये चीजें सीखी है, लेकिन हमें टाइम लगा है। अभी भी अगर हमें कोई नई चीज सिखाएगा तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन वी विल टेक सम टाइम। छोटा बच्चा जो है ना उसको बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा, बहुत जल्दी सीखेगा वो उसको। और असल जो एज है वो 8 साल की है। देखिए, हम लोग अपने बच्चों को अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज सिखाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना सिखाते हैं, नमाज के लिए मस्जिद में जाना सिखाते हैं। अगर आप रिफ्लेक्ट करें हम कौन सी एज में सिखाते हैं? सारी चीजें 8 साल से पहले होती हैं। बच्चों को जितनी भी जबानें सिखाई जाती हैं, मदर टंग है आपकी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपकी प्रोविंशियल लैंग्वेज है, जो जो चीजें सिखानी होती हैं आप रिफ्लेक्ट करें 8 साल से पहले होती है सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए क्योंकि बच्चा जो है ना वो मैक्सिमम चीजें उस वक्त सीख लेता है, और 8 साल के बाद उसकी फिर वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, बट लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज जब तक बच्चा जिंदा है। ठीक है, जब तक एक इंसान जिंदा है, हर दिन उसका एक सीखने का होता है। ठीक है, जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो जाहिर बात है जिस तरह से हम घर में अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा आपने इधर बैठना है, इधर नहीं बैठना है, जब मेहमान आते हैं तो आपने इस तरह से पानी का गिलास पेश करना है, हमने छोटी छोटी चीजें सिखा रहे होते हैं। वही चीजें हम स्कूल में भी सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग क्लासरूम के एनवायरनमेंट को फोकस करते हैं। ठीक है,
क्लासरूम के इन्वायरमेंट पे जब हम फोकस करते हैं, बच्चों को सिखाएंगे कि हमने एक्टिविटीज किस तरह से करनी है, किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से बात करनी है। एज ए टीचर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा किस तरह से क्लास में बिहेव करेगा, दैट ऑल कम्स अंडर क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है। ऑफ कोर्स टॉपिक से भी पता चल जाता है कि क्लासरूम ऑफ कोर्स हमारा जो एरिया है उसको मैनेज कैसे करना है। आपने देखा होगा कि अगर हमें कोई घर में कोई शादी वगैरह होती है, ठीक है, आप लोग कितने दिनों पहले से, कितने महीने पहले से आप लोग सब उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं, करते हैं? यानी क्या क्या चीजें हम ऑर्गेनाइज करते हैं शादी के लिए? यस, बहुत सारी चीजें, मतलब मसलन घर की सफाई स्टार्ट हो जाती सफाई है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और सजावट होती है, ठीक है, और क्या क्या चीजें उसकी होती है उसमें? एक शादी की तकरीब की तैयारी में क्या क्या चीजें होती है? आपकी तैयारी हो गई, सफाई हो गई, आपकी फंक्शंस कितने करने हैं, ठीक है, बजट कितना है आपके पास, आपने कपड़े कौन से पहनने हैं, कोई कपड़े नए बनाने हैं, कोई आपने कुछ घर से निकाल के थोड़ा सा उसको चेंज करना है, ठीक है, मेहमान कितने आपने बुलाने हैं, खाने का क्या करना है, एक चीज रखनी है, 4 आइटम रखनी है, शादी किस जगह पे करनी है, घर पे करनी है, लॉन में करनी है। इसमें से अगर एक भी चीज आपकी मैनेज नहीं हुई भी हो, ठीक है, फर्ज करें हमने ये सारी चीजें प्लान कर ली, लेकिन हमने ये प्लान नहीं किया कि हमारे घर जो मेहमान आएंगे रुकने, उनको हम कहाँ सुलाएंगे, सर्दियां हैं तो हम उनको ब्लैंकेट देंगे, नहीं देंगे, जमीन पे सुलाएंगे, गद्दे पे सुलाएंगे, बिस्तर पे सुलाएंगे, क्या होगा आपके प्रोग्राम का? क्या होगा बताएं? ऑब्वियसली मैच हो जाएगा, हर चीज मैच हो जाएगा, सारी चीजें आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। आपने जितनी भी तैयारी करी हुई होगी, लेकिन ये एक छोटी सी चीज जो आपसे मिस हो गई, सारे प्रोग्राम में आप सारी जिंदगी का अफसोस रहेगा, यार फलाना आया था रिश्तेदार, 10 साल के बाद आया था कराची, उसको हमने सही से मेहमान नवाजी नहीं करी। ठीक है, इसी तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट में भी एक पूरा प्रोसेस होता है। एक भी चीज उसमें से हमारी मिस हो जाती है तो हम एग्जाम लगा देते हैं कि बच्चे बदतमीजी कर रहे थे, बच्चों की लर्निंग इसलिए नहीं हुई, बच्चे टेस्ट में इसलिए फेल हुए क्योंकि वो लोग अटेंशन नहीं दे रहे थे। क्या हमने एज ए टीचर अपने आप पे रिफ्लेक्ट किया कि क्या हमारी तरफ से कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं रह गया था जो हमने बच्चों को वो करने की इजाजत दे दी, या हमने वो लूप होल को छोड़ दिया बीच में? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे बच्चों का क्लासरूम सेटअप से लेकर इनकी सारी एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ इसमें काउंट होती है, राइट? सो इन टुडेस सेशन we are going to discuss about all these things. कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग उसको, हम जो कहते हैं कि पार्क कर दे थोड़ा सा, यानी कि आप थोड़ी सी देर अपने पास लिख के रख लें। सेशन के बीच में अगर वो टॉपिक चल रहा होगा तो यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। अदरवाइज एक एक टॉपिक के बाद जैसे मैं थोड़ा सा टाइम पे पॉज दे दूंगी, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है, कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आया है, प्लीज फील फ्री। ठीक है, हमारा ये मकसद भी है कि हम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ आपको लेक्चर देके चले जाएं, हमें बहुत इंटरैक्टिव सा सेशन करना है। अगर आप लोगों को कोई चीज की एडिशनल कोई चीज करना चाह रहे हैं जो मैंने शायद शेयर नहीं करी, मिस आउट कर गए, प्लीज आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, आई वुड अप्रिशिएट। ऑलराइट, सो बेस्ट इन शो, आप लोग मुझे बताइए जरा सोच के, अपने स्कूल के, कॉलेज के जमाने को याद करके बताएं, कोई ऐसी टीचर जो आपको सबसे बेहतरीन लगती हो, जो आज भी आपको याद है। कोई है ऐसा टीचर? एक रिफ्लेक्ट करें जरा क्विक सा। है, गुड। किस वजह से वो आपको याद है? कोई एक उनकी बात बताए जिसकी वजह से आप उनको अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं। कोई भी नहीं है? अच्छा, ऑलराइट, विल कम बैक टू यू। और आप बताइए मिस, कोई है ऐसी टीचर जो आपको बहुत अच्छी लगती हो बचपन से, जो आज भी आपको याद है? शबनम थी। शबनम, ओके, ठीक है। किस वजह से वो आपको याद है अभी तक? पढ़ाती भी अच्छा थी और अच्छा पढ़ाने से दोस्ताना अंदाज था इनका पढ़ाने का। ठीक है, डिफरेंट सा स्टाइल था, ऑलराइट, आपको समझ आ जाती थी उनकी चीजें। ठीक है सर, आप बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल, मिस हजरा थी हमारी, उर्दू की क्लास टीचर थी। ठीक है, नेचर वाइज हम्बल भी थी, फ्रेंडली नेचर भी उनका था, और प्लस ये कि आपस में बहुत ज्यादा ये कहना चाहिए कि फ्रेंडली नेचर था बेसिकली। फ्रेंडली नेचर था, लेकिन उनके पढ़ाने का स्टाइल भी आपको बहुत अच्छा Exactly, लगता है। ठीक है, मिस आप बताएंगी कोई है ऐसी टीचर? देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज भी आपको, मेरे ख्याल से कम अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 10 से 15 साल या शायद 20 साल पुरानी बात आपको बता रहे हैं। जी एग्जैक्टली, ठीक है ना, अभी तक आपको वो टीचर्स याद हैं क्योंकि उनका पढ़ाने का शायद स्टाइल यूनिक था, या उनका
एटीट्यूड इस तरह का था कि वो आपको लगता था कि नहीं, ये केयरिंग एटीट्यूड है, मेरी बात सुनती है, समझती है, मेरी फीलिंग्स को समझ सकती है और उसके हिसाब से वो मुझे काम करवा रही, ठीक है। चले अब इसका उल्टा चलता है, कोई ऐसी टीचर जो आपको बुरे लफ्जों में याद है कि ये टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि व्हाटएवर द रीजन इज, कोई है ऐसी टीचर? बिल्कुल Yes, ठीक है। है। अब मैं रीजन नहीं पूछूंगी क्योंकि वो बहुत दुख वाली चीजें हैं, वो अच्छी चीजें नहीं, अच्छी यादें नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करके चलूँ कि मैं क्लास 3 में थी, वैन वाला लेट हो गया, टायर पंचर हो गया था, क्या हुआ था, मैं असेंबली के बाद स्कूल पहुंची, ठीक है। अब क्लास 3 के बच्चे होने की हैसियत से मेरा इसमें क्या कसूर था, मैं तो घर से वही 7:15 से निकली थी ना, ठीक है। लेकिन मेरी टीचर ने मुझे स्टील के रूलर से मेरे हाथ पे खड़ा मारा था, मैं लेट में हो गई, ठीक है। चलो वो हो गया, उसके बाद मेरी ये हालत थी कि मैंने अपनी से मुट्ठी बंद करके और मैंने अपने बैग के अंदर हाथ डाल दिया था क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही थी। छोड़ने के बाद जब मैंने देखा तो वो पूरी मेरी कॉपी वगैरह सब रेड हो गई थी क्योंकि खून निकला था। वो टीचर को अभी भी अगर मैं देखे इस वक्त मैं बात आपसे कर रही हूँ ना, लेकिन कुदरती तौर पे मेरे दिल से कोई अच्छी बात उनके लिए नहीं निकल रही, ऐसा होता है। ठीक है ना। और मैं उसको रिकॉल भी नहीं करना चाह रही हूँ, अगर मैं सोचूं तो मेरे हाथ में अभी भी दर्द शुरू हो गया वही वाला, बिलीव मी। तो इस तरह की चीजें हमारे पास जो है सारी जिंदगी के लिए रह जाती है। मैं स्टील का स्केल भी देखती हूँ ना तो मैं फौरन रिकॉल कर देती हूँ, और अगर कुछ भी नहीं तो कोई ना कोई दिल से जरूर कोई ना कोई बात निकल जाती है। जबकि टीचर को ये समझना चाहिए था कि अगर मैं लेट हुई हूँ तो पीछे रीजन क्या थी, बता ठीक है, पूछना क्योंकि चाहिए ना। एग्जैक्टली या तो हम टीचर को अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरह से बच्चों से बात करनी चाहिए या जो भी है। जब मैं खुद टीचर बनी तो मैं भी बिल्कुल उनकी तरह रिफ्लेक्ट करके नहीं, मैं भी ऐसी ही बनूंगी। लेकिन जब मैं देखा बच्चों को, उनके साथ काम किया, मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैं ग्रेजुएशन के अगले दिन से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा नहीं यार ये तो चीजें सही नहीं है, इतने मासूम बच्चे हैं। और फिर मैंने अपना रिफ्लेक्ट किया कि जब मुझे डांट पड़ी थी, मार पड़ी थी, तो मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था, कसूर बहन वाले का था, मेरे माँ बाप का भी नहीं था। तो इनको हम क्यों ब्लेम करें। तो इस तरह से जो है हमें क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से ये सब चीजें हमें एज ए टीचर बहुत एहतियात करनी पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा जी, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है आप लोगों के ख्याल से? इतनी सारी अभी जो हमने बातें करी, क्लासरूम मैनेजमेंट किसको कहते हैं? क्लासरूम मैनेज हर चीज को पहले से मैनेज करना और प्लान करके प्लान करना, मैनेज करना, ये सारे की वर्ड्स है इसके। अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आ जाती हैं? इफेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। हम कहते हैं बच्चा शोर कर रहा है, अगर बच्चा चीख रहा है, शोर कर रहा है, हमारे यहाँ टीचर्स क्या करती है? टीचर्स ज्यादा शोर करती है, अब आवाज नहीं होनी चाहिए ये बोलती है। लेकिन आप खुद शोर कर रहे हैं, आप खुद, अगर इस वक्त मैं बहुत जोर से बातें करना शुरू कर दूं तो मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? वो भी चिल्लाएंगे। अगर मैं इस वक्त बहुत पोलाइटली बातें कर रही हूँ तो मेरे बच्चे ही वही चीज रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन जो है ना वो आपके पास से आएगा, आपने कोई डंडे सोटे मार के नहीं, टेबल पे बैन करके या डस्टर बैन करके नहीं लाना है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये आपकी आती है क्लासरूम मैनेजमेंट में। देन बी इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, ठीक है। अभी आज की भी जैसे क्लास है, आपको नजर आ रहा है कि इस पे थोड़ा सा मेहनत करी गई है, थोड़ा सा काम किया गया है, इस पे बैठ के पावर पॉइंट प्रिपेयर करी गई है, एरिया सेट किया गया है, चीजें किताबें पढ़ी गई हैं, कोई एक्टिविटीज प्लान की गई है। अगर मैं ये सब चीजों के बगैर यहाँ खड़ी हो रहा हूँ, नहीं अभी इस वक्त हम ये करते हैं, नहीं अभी हम इस वक्त ये करते हैं, क्या होगा? बच्चों का क्या रिएक्शन होगा? शोर करने लगेंगे, चीजें इधर उधर करने लगेंगे, और फिर टीचर कहेगी देखो मेरे बच्चे तो बदतमीज हैं। इसलिए बच्चों का कसूर नहीं है, आपकी अपनी प्लानिंग होती है, ठीक है। मोटिवेट योर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को एनकरेज करें, ठीक है। इस वक्त मुझे जैसे क्लास में नजर आ रहा है कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो थोड़े से शाय हैं, ज्यादा खुल के बात शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। उनको एज ए टीचर इस वक्त मैं कैसे मोटिवेट करूंगी ये मेरे हाथ में। थोड़े से वर्ड्स मैं उनके मुंह में डालूंगी, थोड़े से वर्ड्स उनसे निकलवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, इट्स प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। सेफ एंड कंफर्टेबल, आपको महफूज लग रहा है कि हाँ हमारा एरिया बहुत अच्छा है, महफूज है, कोई ऐसी को खुदा ना खास्ता कोई आस पड़ास में कोई चीज नहीं पड़ी हुई, कोई नोकीली चीज नहीं पड़ी हुई जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। आपके पास वेंटिलेशन वगैरह हुई हुई है, पंखा लाइट वगैरह सब कुछ है, आप कंफर्टेबल है इस वक्त। अगर गर्मी हो रही होगी, हब्स हो रहा होगा तो बच्चे की ऑटोमेटिकली टीचर की पढ़ाई की तरफ डाइवर्जन उसकी हट जाएगी और दूसरी तरफ निकल जाएगी, ठीक है। इट्स बिल्डिंग योर स्टूडेंट्स सेल्फ एस्टीम। साथ साथ जब हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको सामने प्रेजेंटेशन पे बुलाते हैं, हम उनमें वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम उनकी बढ़ाते हैं, ठीक है। कि हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही कहा है,
हालांकि ठीक है वो बच्चे का आंसर शायद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमने एज अ टीचर उसको मोटिवेट करना है, ठीक है, उसको कहना है कि नहीं बेटा आपका जवाब सही है, ठीक है, और आप बताइए इसके बारे में, मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है। It's been creative and imaginative in daily lessons. अब जैसे अभी मैंने आप लोगों से एक शादी की एग्जांपल शेयर करी, ठीक है, क्या मेरे प्लान में वो थी इस वक्त? यस, बिल्कुल थी। मैंने सोचा हुआ था कि लाइव एग्जांपल्स में शेयर करूंगी, जिससे हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे गुजर चुके हैं। हमने या तो अपने घर में बहन भाइयों की शादी प्लान की होगी, अपने दोस्तों की शादी में हम शिरकत होगी, रिश्तेदार होंगे, कोई कजन्स होंगे, हर एक ने आप लोगों में से कोई ना कोई शादी का थोड़ा छोटा मोटा प्लानिंग जरूर की हुई है, ठीक है। इसीलिए ये एग्जाम्पल शेयर करें ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सको अपने काम से। अगर मैं ये एग्जाम्पल शेयर करूं कि देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं अमेरिका, ठीक है, अब अमेरिका जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए प्लान करें। अब जो बच्चा अमेरिका गया ही नहीं है या जिसने कभी प्लेन देखा ही नहीं है, ठीक है, आप उसको कैसे प्लानिंग करवा सकते हैं? तो उसके लिए वो वेग चीज हो जाएगी ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि टीचर क्या बात कर रही है, या तो उसने कोई मूवी या कोई कार्टून में जो चीज देखा होगा वो उस पर शुरू हो जाएगा। हमेशा वो एग्जाम्पल्स दें कि जो आपके डेली लेसन से मैच होती है। अच्छा चले हमें हमारी ईद ईद आने वाली है अगले महीने, ठीक है, तो ईद पे हम क्या क्या तैयारी करते हैं? बकरा ईद आ रही है, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? अब हर बच्चे ने बकरा ईद की तैयारियां अपने आसपास देखी है, चाहे उनके अपने घर में जानवर हो या नहीं हो, लेकिन उसको एनवायरमेंट से एक फ्लेवर मिला हुआ है, तो बच्चा उसमें आपको एक्टिवली जवाब देगा, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके अलावा इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। अगर हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, हर एक के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे। हमें इस तरह की एग्जाम्पल्स अपने क्लास में शेयर करनी है, इस तरह के लेसन्स लाने हैं, इस तरह की एक्टिविटीज लानी है कि जो हमें लगे कि हम सारे बच्चों को उस पर केटर कर सकते हैं। हमारे बच्चे, जैसे मैं अमेरिका वाली एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, हमारी क्लास में इस वक्त बताया कि शायद कौन कौन अमेरिका गया है, मैं तो नहीं गई, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या एग्जांपल शेयर करूं? मैं वही शेयर करूंगी कि जो मैंने या तो अपने कजन्स वगैरह से या अपनी फैमिली में सुना हुआ है, या मैंने जो टीवी पे देखा हुआ है कि प्लेन में बैठते हैं, सामान होता है, ये होता है, पासपोर्ट होती है, मैं वही शेयर करूंगी। आपके लिए शायद आप 10 दफा अमेरिका गई नहीं हो, आपके लिए टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह की चीजें लानी चाहिए कि जो हमें लग रहा है कि हाँ हर बच्चे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके पास वो फ्लेवर होगा। जैसे मैंने ईद की एग्जाम्पल दी, शादी की एग्जाम्पल दी, आप बहुत सारी और एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। टीचिंग स्टाइल हर बच्चे की, जैसे हर टीचर के, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरी टीचिंग स्टाइल शायद डिफरेंट है, आपको मैं अगर बुलाऊंगी, आपसे अगर कुछ कहने को बोलूंगी तो आपकी शायद डिफरेंट स्टाइल हो, ठीक है। हर इंडिविजुअल की जिस तरह से डिफरेंट स्टाइल होती है, इसी तरह से हर बच्चे की भी डिफरेंट स्टाइल है। कोई बच्चा जो है वो आपकी बात सुन के समझ जाएगा, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड पर से देख के समझ जाएंगे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जब तक आप उनको कुछ लिखवाएंगे नहीं वो समझेंगे नहीं। अपने आप को रिफ्लेक्ट है, जब हम स्कूल में या खासतौर पर कॉलेज में थे, हम लोग उस जमाने को याद करें, टीचर बोल के लेक्चर देके चली जाती थी, आपको कितना समझ आता था? मुझे तो नहीं आता, ठीक है, मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर। मुझे ज्यादातर हाथ से काम, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगी तो मुझे सारी जिंदगी वो चीज याद रहेगी, ठीक है ना। हर एक की डिफरेंट स्टाइल्स होती है। अच्छा, पर्सनालिटी भी ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आती है कि हर एक का एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग जो है बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत काम होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उन लोगों को। हमारे घरों में भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, हमारे बड़े जो है, हमसे बुजुर्ग जो हमारे घर में रह रहे हैं, कुछ लोगों को जो बहुत आराम से सब चीजें करेंगे, कुछ है जो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं कि पानी का ग्लास टाइम पे नहीं आया तो जी चीख मार दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स पॉपुलेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब है हमारी क्लास में स्ट्रेंथ कितनी है। अब मैं शायद 100 बच्चों को भी पढ़ा लूं, ठीक है, आप जो है शायद 5 बच्चों को भी ना पढ़ा सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा काउंट करती है कि आप एज ए टीचर आपके पास कितनी कैपेसिटी है या कितना आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप उस बोर्ड को हैंडल कर सकते हैं। हमारी अक्सर स्कूल्स में जो है जब हम इंटरव्यूज देते हैं तो हम डेमो लेसन वगैरह क्लास में बच्चों के सामने दिलवाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये टीचर में कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि ये इतने 20-25 बच्चों के ग्रुप को हैंडल कर सकती है या नहीं, ठीक है। नॉट ऑल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज आर इफेक्टिव। अब फर्ज करें मैंने एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को करवाई, कोई भी क्लास में से 5 मुझे चीजों नाउन्स के नाम बताइए, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने सबने बहुत चीजें बता दी, लेकिन आपकी क्लास में हो सकता है कि बच्चे समझ ही ना पाए,
उनको शायद यही नहीं पता हो कि नाउन्स टीचर किसको कह रही है, हमने तो नेमिंग वर्ड्स पढ़ा था। समझ आई? ठीक है, तो हर एक की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। अगर मैं सेक्शन 1A की टीचर हूँ, आप सेक्शन 1B की टीचर है, मैं बोलूँगी देखिए मिस मेरी क्लास में ये एक्टिविटी बहुत अच्छी गई है, बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, बच्चों की लर्निंग भी बहुत हुई है, सब कुछ। आप कहेंगे मिस मैं भी एक्टिविटी करवा, ठीक है, आपने वो एक्टिविटी करवाई, आपकी क्लास में आपने बोला मिस आमना ये एक्टिविटी तो इतनी भूली गई है, मेरे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। क्या रीजन हो सकती है? चलिए बताएं क्या रीजन हो सकती है? हो सकता है उस क्लास के बच्चों को समझना है, ठीक है, और हो सकता और है स्टाइल ये में रीजन हो सकती है कि उस समझे। क्लास के बच्चों को समझ में नहीं आया, और क्या हो सकती है सर आप बताएं? बेसिकली टीचिंग स्टाइल का फर्क होता है कि एग्जैक्टली हो सकता है कि मेरे प्लान में तो लिखा हुआ ही है, लेकिन मैंने जब क्लास में देखने के लिए मुझे लगा कि बच्चे खड़े होकर शायद नहीं बोल रहे, मैं चलो आज सर्कल बना के बैठते हैं और फिर मैंने ये काम करवाया। ये ऑन द स्पॉट डिसीजंस होते हैं, ये आपकी हर चीज प्लान में नहीं, प्लानिंग जो आप बनाते हैं लेसन प्लानिंग वो सिर्फ एक आउटलाइन होती है, गाइड होता है। क्लास में जब आप जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा लेसन चेंज हो सकता है क्लासरूम के सिनेरियो को देखते हुए, बच्चों की नीड्स को देखते हुए, ठीक है ना? अच्छा, ट्राई डिफरेंट स्टाइल्स। हो सकता है कि आपकी क्लास में जो आपने स्ट्रेटजी यूज की हो वो मेरी क्लास में बिल्कुल जीरो चली है, ठीक है ना? बहुत सारे अलग अलग इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है हमने प्लान किया कि हम बहुत अच्छी मतलब बहुत ना क्या करेंगे कि एक्टिविटी कराएंगे पूरी क्लास को इन्वॉल्व करके, और हो सकता है कि बच्चे जो है इन्वॉल्व ना हो, किसी की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है अचानक से। कुछ जब भी हो क्लासरूम सकता में है। जाओ तो क्लासरूम कभी कभी हमारे मुताबिक कुछ ही होता बच्चे है, करते हैं, अलग कुछ ही बच्चे होता नहीं है। करते हैं। जैसे एक बच्चा फर्स्ट करे गलती से तो कोई तबीयत खराब हो उसने खाली वॉमिट कर दी, छोटी सी चीजें जो कि तो छोटे पूरी बच्चों को क्लास कॉमन है। डिस्टर्ब होती है, फिर अब वो वो सारे activity बच्चों का टेम्पो जो टूट गया, बिल्कुल उनका ध्यान ही लगेगा, सारा लगेगा ध्यान कि मिसको बच्चा भी पीछे क्या कर रहा होगा, मिसको रो रहा होगा, मिसको बुखार हो गया, मिसको कड़ी दवाई पीने मिलेगी। बच्चे ये तो करते आप हैं। नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरा लेसन आज मैं प्लान करके गई हूँ वो बिल्कुल 100% वैसे जाएगा, ठीक है? व्हाई इज क्लासरूम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट? सेटिस्फैक्शन आपको होती है फर्स्ट, और एंजॉयमेंट होती है आपको, ठीक है? आपको एक फन फीलिंग सा एक फीलिंग आती है कि नहीं आज मैंने बहुत अच्छा से काम किया क्योंकि मेरे पास मटेरियल भी सारा था, मेरी क्लास बहुत अच्छी रही, कोई बहुत स्मूथली चलती रही, कोई मिसहैप नहीं हुआ, ठीक है? बहुत जरूरी होता है इसके लिए। उसके अलावा बच्चों का कॉपरेशन मुझे मिला, ठीक है? मैंने इंटरैक्टिव जैसे शुरू में कहा कि मुझे बहुत इंटरैक्टिव से सेशन चाहिए, मुझे मैं सवाल पूछूंगी मुझे आप मुझसे जवाब चाहिए, आप लोग सवाल पूछे मुझे जवाब चाहिए उसका, या मैं जवाब दूंगी उसका, ठीक है? इंटरैक्टिव सी होती है। अगर मैं कहूँ कि नहीं आज से मैंने बोलना है और आप लोगों ने सिर्फ सुनना है, तो आप लोग क्या करेंगे? थोड़ा देर सोना शुरू कर देंगे कि हमसे जवाब तो टीचर ने लेना नहीं है, हम क्यों सुने, ठीक है? या आपको ये लगा कि यार मैंने तो टीचिंग करनी नहीं है आगे जाके, तो मैं क्यों ये सेशन अटेंड कर रही हूँ? बहुत सही रीजन हो सकते हैं, सबके माइंडसेट डिफरेंट होते हैं। कोई लगा नहीं यार मेरी तो 2 महीने में शादी, चलो उसके बारे में सोचो, टीचर ने तो सुनना ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है किसी के घर पे कोई घर में किसी का मसला हो रहा हो, किसी घर में बहुत सारे लोगों बीमारी के हो, साथ बहुत सारे मसले, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज आर ऑफ द हाईएस्ट कंसर्न ऑफ बीइंग अ टीचर। एज ए टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके उसमें सबसे ज्यादा उसके मायने हैं, क्योंकि अगर आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट वीक होगी आप आगे कोई चीज नहीं लेके चल सकते, आपका कोई लेसन सक्सेसफुल नहीं होगा, आप जितना रिटन वर्क कराना चाह रहे हैं, आप जितनी एक्टिविटीज करवाना चाह रहे हैं वो सारी यूजलेस हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह से भी यही है कि आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो सही से प्लान नहीं हुआ होगा, ठीक है ना? क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस आर की इन इंश्योरिंग स्टूडेंट सक्सेस एंड लर्निंग। जो मैंने बताया कि हर चीज जब आपकी प्लान होगी अच्छी तरह से स्मूथली आपको लेके चलेंगे। प्लान बी, कुछ हम लोग कभी हम लोग कहते हैं प्लान बी, कभी हम बोलते हैं उसको कंटीजेंसी प्लान, कभी हम बोलते हैं प्लान अंडर द स्लीव्स, ठीक है? ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज है कि इसका मतलब है कि हमारा एक प्लान के बजाय दूसरा प्लान भी है। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाता है तो हम क्या करवाएंगे बच्चों को, या अगर हमारे पास टाइम कम लग जाता है तो हम क्या करवाएंगे, या अगर हमारे क्लास में फर्स्ट तरह मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी सोची है कि जिसमें हमें मल्टीमीडिया चाहिए, 100% मल्टीमीडिया चाहिए, बिजली चली जाती है जो कि हमारे बहुत कॉमन फैक्टर तो है, हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे? क्या हम बोलेंगे यार आज की क्लास कैंसिल हो गई, चलो जब तक देखो चलो, नहीं, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी फॉर यू, ठीक है? प्लान बी कह लें, कंटीजेंसी प्लान कह लें, प्लान अंडर द स्लीव्स कह लें, सब एक ही चीज है, ठीक है ना?
तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में नॉर्मली हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें 3 डिफरेंट स्टाइल्स में हम काम करते हैं, ठीक है। जो 3 डिफरेंट स्टाइल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी स्टाइल है वो है अथॉरिटेरियन, ठीक है। अथॉरिटेरियन से क्या समझ में आता है, थोड़ा पॉलिटिकल वर्ड है ये, अथॉरिटी से निकला है, चला ये भी बता दूं। अथॉरिटी किसको कहते हैं? किसी को देना अथॉरिटी को हम नॉर्मली यूज करते हैं। अथॉरिटी देना, आपको सारे राइट्स हैं, ठीक है। आपको पूरी अथॉरिटी है कि घर का खर्चा आपने मैनेज करना है। जो घर में नॉर्मली होता है हस्बैंड वाइफ का होता है या अम्मी अब्बू के बीच में होता है कि भाई मैंने तुम्हें पूरी अथॉरिटी दे दी कि तुम पूरे घर का खर्चा चलाओ, मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे दे दूं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या चीज समझ में आ रही है कि हमने हर चीज बच्चों के हवाले कर दी, बच्चे जो चाहे करते रहे, टीचर कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है। या इसको वाइस वर्सा भी ले लें कि टीचर ने अपने आप को अथॉरिटी दी हुई है कि जो मैं कहूँ वो बच्चों को वो ही होगा क्लास में, बच्चों को इजाजत नहीं है बोलने की। टीचर ने बोला यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, बच्चा बैठ गया, यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाओ, बच्चा बैठ गया। टीचर ने कहा कॉपी खोलो ए लिखो तो ए ही लिखना। टीचर ने कहा कि एप्पल को रेड कलर करो तो रेड कलर ही करना। क्या कभी एप्पल हमेशा रेड होता है? ठीक है। मेरे स्कूल के एक्सपीरियंस में शुरू में बहुत, जब मैं नई नई टीचर थी, एक बच्चे ने फूल, एक पत्ते को बड़े अजीब अजीब से कलर करके लाया, वो उसमें ग्रीन भी था, पर्पल भी था, ऑरेंज भी था, बड़ा अजीब सा गंदा सा पत्ता था वो। मेरे नजर में था कि पत्ता हमेशा ग्रीन होता है। पूरी क्लास ने ग्रीन किया, एक बच्चे ने ये अलग किया। तो मैंने सुना, मैंने तुमने बेटा आपने ऐसे क्यों कलर किया इसको, पत्ता तो हमेशा ग्रीन होता है। तो उसने कहा नहीं टीचर मैंने ये पत्ता देखा है। मैंने कहा अच्छा आपने पत्ता कहाँ से देखा? मैंने कहा बेटा आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई पत्ता नहीं होता है, ठीक है। अब मैं टीचर हूँ लेकिन बच्चा बहुत छोटा सा है, मैं कहा चलो आई गई कहते, मैंने नहीं बेटा पत्ता हमेशा ग्रीन होता है, अब दूसरा इसको घर जाके बनाना और उसको ग्रीन कलर करके लाना। थोड़ी देर के बाद ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जब वो बच्चा आया क्लास में वापस, उसने मुझे पत्ता दिखाया। वो पत्ता आइडेंटिकल था पत्ता जो उसने कलर किया था, वो पत्ता स्कूल के ही ग्राउंड में पड़ा था और मुझे नहीं पता। इसी तरह से किसी और के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि एप्पल को बच्चे ने थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कलर कर दिया। उसने क्यों बोला मेरे घर में ऐसा सड़ा हुआ सेब पड़ा हुआ है। बच्चा गलत नहीं था, ठीक है ना। तो हम क्यों हमेशा बच्चे को कहते हैं कि एप्पल हमेशा लाल होता है? स्ट्रॉन्ग, आप बच्चे को पूरा कलर ओपन करके दे देना, तो जो बेटा आपको लग रहा है कलर करो उसको। एप्पल ब्लैक भी होता है पूरा, मैंने खुद इस्लामाबाद में खाया हुआ है, बड़ा मीठा खट्टा अजीब सा उसका टेस्ट था, जूसी बहुत था लेकिन पूरा काला था, जेट काला। हाँ देखा है मैंने। ठीक है ना। तो होता है, तो बच्चा वो देखकर आया है और वो कर रहा है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। हाँ उससे रीजनिंग पूछो, रीजनिंग जरूर करोगे बेटा ये आपने कहाँ देखा है ऐसा, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है ना वो हमेशा टीचर्स के हाथ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे ऑफ कोर्स होती है। अच्छा, दूसरा है परमिसिव, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि देयर आर सम रूल्स बट लिटिल फॉलो दो देयर आर फ्यू एक्सपेक्टेशंस। टीचर्स वगैरह जो वो रूल्स थोड़े सेट करती है, मिल के काम करती है, ठीक है ना। रूल्स चले बेटा आज बताइए हमारी क्लास में क्या क्या रूल होना चाहिए। आपने बोला है कि मिस टीचर हाथ खड़ा करेंगे, हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है। फिर जब टीचर ने कहा आप लोग वॉशरूम जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे। कभी कभी स्कूल की क्लास के दरवाजे पे एक्सक्यूज मी टैग्स होते हैं, कभी जो है वो बच्चे की अथॉरिटी होती है कि भाई वो खुद ही उठे जाए, क्योंकि ये चीज पहले से बताई भी होती है। आप कार्ड पहने खामोशी से और चले जाए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। 2 कार्ड होते हैं, प्लीज के 2 बच्चे एक वक्त में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, इन शॉर्ट में आप कहूँगी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहे आपकी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बच्चों को कुछ ज्यादा आजादी भी दे देते हैं ना कभी कभी, तो बच्चा तो थोड़ा सा बदतमीजी पर भी आ जाता है। जो बच्चों को ये नॉर्मली छोटे बच्चों में इतना नहीं होता है, ये जो है ना परमिसिव ज्यादातर थोड़े से बड़े बच्चों में पाया जाता है, जैसे सेकेंडरी के कहने समझ, ठीक है। हायर प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे का थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है जब अपने राइट्स को पहचानने लगते हैं। यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली राइट्स का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जिन ममालिक में है उनको पता है कि टीचर को कोई राइट नहीं है कि मुझे बोलने का कि बेटा आपने टांगे ऐसे लंबी करके क्यों बैठे हैं, टांगे फोल्ड करके बैठोगे, मेरी टांगे दर्द हो रही है और लंबी करके बैठो, ठीक है ना। अच्छा जी, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव किसको कहते हैं? हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को ये चीज आती है,
मैंने उनको वो राइट्स दे दिए हैं, वो एक्टिविटीज मैंने उनके थ्रू करवाई है कि जिसके साथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि यस माय स्टूडेंट्स आर एबल टू डू दैट, ठीक है ना। अच्छा, इट इज क्लियर व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। रूल्स वगैरह सेट हो गए, बहुत स्मूथली जो क्लास ज्यादातर चलती है ना, वो ज्यादातर अथॉरिटेटिव वाली चलती है, बहुत अच्छी तरीके से कि आपने दोनों को अथॉरिटी दी हुई है। बच्चों के पास भी उतनी अथॉरिटी की ठीक है, अगर हमने काम कर लिया है तो मुझे पता है कि मेरे रैक में जो है मटीरियल पड़ा हुआ है, मुझे उसको उठाना है और मैं ला के बैठूंगा, मेरी टीचर मुझे कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चा किस तरह से उसको हैंडल करेगा और बच्चे को पता है कि टीचर मुझे मना नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखनी पड़ती है इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपेक्ट द बेस्ट, टीच द रेस्ट, ठीक है। इसमें हमारी टीचिंग जो है ना वो सेकंड नंबर पे आ जाती है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमेशा कहते हैं थिंक हाई। हम यहाँ सोचेंगे तो हम कहीं बीच में लाई करेंगे, लेकिन हम अगर सोचेंगे बीच में तो फिर हम नीचे ही आएंगे ना सीधा। ऑलवेज कीप योर विजन हाई, ठीक है ना। अब इसके लिए आपके अपने रूल्स हैं कि आपने क्लास में किस तरह से बच्चों के साथ आप मोड कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों को जो बहुत छोटे वाले बच्चे हैं, बिल्कुल प्री नर्सरी नर्सरी के, वो आपके रूल्स नहीं समझेंगे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपने बच्चों को एक हग करने का इशारा किया, फौरन भागते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ हमें प्यार मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उनको पहले से डिस्टेंस पे रख लिया है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ आएगी कि हमारी टीचर को अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके करीब क्यों आ गई है, मैंने उनका दुपट्टा क्यों पकड़ लिया। आपने बेशक कुछ बोला नहीं है, बच्चे ने भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होती है। तो हमें उस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी से कोई नेगेटिव वाइब्स ना आए, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आए, वेलकमिंग हो हम हमेशा बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो बच्चों के साथ। आपके बच्चों को पहले से बता दें कि देखिए व्हेन आई एम गोइंग टू एंटर द क्लास, आई वांट टू सी ऑल द लेसन डायरीज ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ योर डेस्क, ठीक है। ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब बच्चों को पता है कि जब मैं सामने आएंगी उनके अपने क्लास में अपने डायरीज को साइड पे रख देना, राइट साइड पे रख देना, पूरे इंस्ट्रक्शन सिर्फ टेबल पे नहीं रखना, राइट साइड पे रखना, ठीक है। तो आपने खुद अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। इन शॉर्ट, आपके जो क्लासरूम रूल्स है, आपकी जो भी एक्टिविटीज के रूल्स है, व्हाटएवर यू रूल्स या व्हाटएवर एक्सपेक्टेशंस यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, उसको सेट करना है आपको, ठीक है। ओके, आई नो यू हैव हर्ड, ठीक है। क्या मतलब है? मुझे पता है आप हर मुझे पता है आपने सुन लिया है इस बात को, ठीक है। लेकिन सुनने के बाद हम क्या करते हैं? ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम एज अ पेरेंट, ठीक है, और एज अ टीचर बोलते हैं। बच्चा कुछ बोलने आ रहा है, हाँ मुझे पता है, मैंने सुन लिया। बच्चा कह रहा है कि वो मुझे मार रहा है, हाँ मैंने सुन लिया, जाके बैठ जाओ बस, ठीक है। आपने तो अपना चैप्टर क्लोज कर दिया, लेकिन वो बच्चा क्या करे वहां पे? या कोई बच्चा होगा उसको मुस्तकिल पेन की नोक चुबा रहा है, पेंसिल की नोक चुबा रहा है, वो बार बार आके कह रहा है हाँ मैंने सुन लिया, बैठो जाके, हाँ मैंने सुन लिया, ठीक है। क्या हो रहा है? क्लासरूम मैनेजमेंट की तो फिर कुछ भी नहीं रहा ना, फिर आपके पास उस बच्चे का टेंशन आपकी पढ़ाई की तरफ नहीं रहेगा, ठीक है। जो दूसरा बच्चा है वो भी उसको लाकर तंग कर रहा है, तो उसका भी टेंशन नहीं है। उसके आगे पीछे करीब में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो मैटर को सॉल्व भी नहीं किया। अगर आप उस मैटर को सॉल्व करते थे कि अच्छा ठीक है बेटा क्या हो रहा है, आपने उसकी बात सुन ली, अच्छा चले मैं देखती हूँ, ठीक है। आप उस बच्चे के साथ चले गए, आपने दूसरे बच्चे की काउंसलिंग करी, इसकी काउंसलिंग करी, मैटर सॉल्व, ठीक है ना। अच्छा, एफएफसी चूज द टर्मिनोलॉजी जिसमें हम लोग कहते हैं कि बी फेयर, फर्म एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। आपने सबको इक्वली देखना है, हर बच्चे को फेवरेटिज्म नहीं करना है। आपका एक बच्चा क्लास में जो बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन तैयार होके आता है, उसके सर में कोई जुए भी नहीं है, उसका ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, उसका बैग बहुत अच्छा सा इंपोर्टेड सा लेकर आ रहा है, आप हर वक्त उस बच्चे को गले लगा रहे हैं और दूसरे बच्चों को नहीं देखे तो फिर तो आपने फेयर रहना है, सबके साथ बराबर रहना है, फर्म रहना है, एकदम आपने दोस्तानापन भी नहीं दिखा देना कि भाई बच्चे भी कहते हैं सर पे चढ़ गए, ठीक है, वो काम भी नहीं करना है। और कंसिस्टेंट रहना है, यानी जो बातें आपने बच्चों के साथ शेयर की हुई है, जो रूल्स आपने सेट किए हुए हैं, उस पर पूरा उतरना है। ये नहीं कि आप
आज आपने कहते कि नहीं सब लोग बच्चे जो है ना एक एक हाथ जब खड़ा करेगा तभी मैं सवाल पूछूंगी आपसे। थोड़ी देर के बाद कह रहा हूँ तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। बच्चा क्या सोचेगा टीचर तो बोलती रहती है करो कोई जो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ठीक है फेयर फर्म राइट बी पॉजिटिव build a positive relation with your students। ठीक है, हर दफा कोई नेगेटिव बातें करना, हर दफा उनको डांट के बात करना, हर दफा उन पे चिल्ला के बात करना, कुछ चीजें तो हमें अपने स्कूल के जमाने में याद आती हैं ऑफ कोर्स, जो क्लास में सिर्फ चीखती थी। ठीक है, सिर्फ चीखती थी, मेरे पास कोई स्टाफ रूम में नहीं आएगा, मैं किसी की कॉपी नहीं दूंगी, जब मुझे चेक करना होगा मैं खुद ही चेक कर लूंगी, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। बच्चों के साथ खास तौर पर जिस एज ग्रुप के साथ हम लोग काम करते हैं हमें बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है ना, और क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी यही है। आपने सुबह आके बच्चों से बात करी, उनको सलाम किया, बच्चों को सलाम करने की आदत करी, जवाब कैसे देना है उनको, दुआ कैसे पढ़नी है, जो जो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चीजें हैं उसको फॉलो करना है आपने। ठीक है ना, बच्चों के साथ इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने शादी की जो एग्जांपल शुरू में दी थी, अगर हर चीज हमने प्लान नहीं करी हुई है तो आपकी आखिर में क्या चीज की तरफ आप जा रहे हैं, फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें प्लान हो गई, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि भाई हमारा बजट क्या था, 10,000 था, 10 लाख था या 1 करोड़ था। फिर उसमें भी प्लानिंग तो हुई आपकी, लेकिन वो फेलियर वाली प्लानिंग होगी कि यार ये चीज पे तो हमने सोचा ही नहीं, या मेहमानों के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कि हमारे मेहमान भी बाहर से आने वाले हैं, कहीं से, कराची के बाहर से। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है कि इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान देन यू आर प्लानिंग टू। ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है ये, और बहुत अच्छी बात कही है जो आपकी हर फील्ड में इम्प्लीमेंट होती है। इट्स नॉट ओनली फॉर टीचिंग, हर चीज में ये होती है। हमेशा हर चीज को याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से थरली आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको प्लान बी की भी जो है ना वो भी इसी प्लान में आता है। ठीक है, अगर आपका जैसे अब हम लोग स्कूल में आजकल क्या चल रहा है, सबके स्कूलों में गवर्नमेंट ने बारिश की वजह से छुट्टी कर दी, स्कूल ने क्या प्लान बी रखा हुआ था, व्हाट वाज द प्लान बी, होमवर्क देना है क्लास में। और कैसे क्लास ले रहे हैं, गूगल क्लासरूम। ठीक है, ऑनलाइन पे आ गए फौरन, प्लान बी उठा ना उनके पास। ठीक है, अच्छा फर्स्ट करें बिजली चली गई स्कूल में, आगे स्कूल ने क्या प्लान सी क्या था उनका, वर्कशीट्स रखी होंगी, कहाँ कैसे वर्कशीट्स बना के रखी हुई। ठीक है, या कोई पावर पॉइंट बना के रखी हुई, या कोई होमवर्क बना के रखा हुआ, जैसे बिजली आई अपना डेटा वेटा खोल के उसको गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दिया कि ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है, ये होमवर्क करना है बच्चे। ठीक है, और वो होमवर्क भी आप देखेंगे कि कोई नई चीज नहीं होगी, कोई नई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, पुराने टॉपिक्स का रिवीजन होगा, पुराने टॉपिक्स की प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, यही कर रहे हैं ना हम लोग, इसको कहते हैं प्लान एंड प्लान। ठीक है ना, हर चीज आपको बहुत ही इफेक्टिव लेके चलनी पड़ेगी क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। बी प्रिपेयर्ड, किस चीज की प्रिपरेशन मांग रही है आपसे, ऑर्गेनाइज होने की। ठीक है, कि आपने पहले अगर क्लास ले रहे शुरू करें तो पहले आपने बच्चों को इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा उनको एक वार्म अप एक्टिविटी टाइप करवानी है, फिर आपको उनको आहिस्ता आहिस्ता उस टॉपिक पे लाना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कि चले आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा तो मैंने भी क्लास में नहीं किया, थोड़ा सा हमने वार्म अप किया, थोड़ा सा डिस्कशन किया, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उस टॉपिक पे लेकर आए। ठीक है ना, अगर मैं कहती थी कि मैं आज यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं आप लोगों को आज क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ, ये भी स्टाइल है, ये भी लोग करते हैं, लेकिन आपने अगर अच्छी सी प्रिपरेशन करी हुई है तो आप थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग वे में लेके जाओ, ताकि बच्चों का, स्टूडेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स का एक माइंड तो डाइवर्ट हो, उस तरफ आप लेकर तो आओ उनको। भाई मुझे नहीं पता मेरा कौन सा पार्टिसिपेंट इस वक्त पैदल चल के आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा पार्टिसिपेंट इस वक्त कुछ घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस से निकल कर आ रहा है, मुझे नहीं पता मेरा कोई पार्टिसिपेंट इस वक्त खुदा ना खासा किसी हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार की तीमारदारी करके आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है।
सबको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए अपना टॉपिक शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप थोड़ी सी प्रेपरेशंस करके और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट करें टाइम पे, ठीक है। टाइम इज रहता वन। हमेशा प्लान बी जिसमें मैंने अभी बात करी है किसी भी वजह से चेंज हो सकता है प्लान। अगर अचानक से सब तूफान आना शुरू हो जाए, हमें पता चले कि तूफान आ रहा है, तो मैंने अपना सेशन को किस तरह से वाइंड अप करना है, ये नहीं कि हाँ चलो चलो जल्दी उठो भागो यहाँ से, नहीं। देखिए आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, यहाँ तक चीजें डिस्कस करी है और इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर में थोड़ा सा ये टॉपिक पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, ठीक है। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आपको पहले से बताएंगे एंड देन वी कैन ऑल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक छोटा सा एक बहुत क्विक मैंने बताया आपको कि इस तरह से वाइंड अप करें, ठीक है ना। अच्छा जी, प्लान बी प्लान सी पे मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्लान बी प्लान सी, ठीक है ना। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, डेवलप इफेक्टिव बिहेवियर टूल्स पे थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसलिए क्योंकि आपने जो भी काम किया है हम उसको रिफ्लेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना, करना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस बात को। क्यों? क्योंकि हमने जो गलतियां करी हैं या हमारी कोई चीजें बहुत सक्सेसफुल चली है, हमें जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे, हमने कभी देखा है, कभी आप लोग के साथ डेफिनेटली ये होता होगा जब आप लोग रात को आराम से अपनी कुर्सी पे बैठते हैं रिलैक्स करने या लेटते हैं अपने बिस्तर पे, जमीन पे, कुछ लोग काफी लोग पसंद करते हैं जमीन पे सोना, काफी लोग बिस्तर पे पसंद करते हैं सोना। आपने जब लेटते 2-4 मिनट कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कभी सोचा हो यार सुबह मैंने ये काम किया था तो अगर मैं इसको ऐसे कर लेता तो शायद बेहतर हो जाता थोड़ा, या यार आज खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा नमक अगर आधी चम्मच कम डालती तो सालन शायद और अच्छा बनता, ठीक है। या आटे में आज मुझे लगा था रोटी बहुत नरम नरम हो रही थी तो शायद थोड़ा पानी ज्यादा गिर गया था। ये मैं नॉर्मल घरेलू खवातीन की नॉर्मली बात कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से हम सोचते हैं ना कभी कभी, और जरूरी भी नहीं है कि हम सोते हुए सोचे, हम कभी भी कहीं जा भी रहे होंगे यार ये दिमाग चल रहा होगा। ज्यादातर नमाज में जब शैतान आता है ना कि ये चीजें चल रही होती है, सालन चूल्हे पे जल ना जाए, फलाना ना हो जाए। रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, इंसान के लिए रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में सही मानों में जीना चाहते हैं। यार ये चीज ऐसी क्यों हो गई थी, मुझे मेरी टीचर ने क्यों डांट दिया, ठीक है। बच्चे भी ये चीज सोचते हैं, शायद उनको टर्मिनोलॉजी नहीं पता है रिफ्लेक्शन की, लेकिन वो सोचते जरूर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जरूरी नहीं है कि क्लास में जब हम बात करते हैं डेवलप इफेक्टिव बिहेवियर टूल्स। इफेक्टिव बिहेवियर टूल्स क्या होते हैं कि जिन पे बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं उनको, या तो ठीक है बहुत ज्यादा मीनिंग रखते हैं वो चीजें, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अगर आपने बच्चों को टाइम दिया कि ठीक है मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रही हूँ, अभी हम लोग सब इसको एक दूसरे से बातें करेंगे, ठीक है, लेकिन 5 मिनट आपको बच्चों को दें, आपकी बात में उसका रिजल्ट देखें। आपको लग रहा है कि सब बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा, उनको एक दूसरे के साथ शरारतें करनी है, एक दूसरे के साथ बातें करनी है, आप उनको टाइम दें, ठीक है। नाउ योर चैटिंग टाइम इज ओवर, आपका बातें करने का, आपका शेयरिंग टाइम इज ओवर, लेट्स गेट बैक टू द वर्क नाउ। ये भी एक इफेक्टिव प्लान है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट कंट्रोल करने का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूज सॉफ्टवेयर वॉइसेस, जिसमें मैंने पहले बात कही थी कि अगर आप चिल्लाएंगे, रेज योर हैंड्स इज वन ऑफ द थिंग्स। अगर आपको कोई सवाल करना है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा इस वक्त लेक्चर इस तरह से चल रहा है कि मैं बीच में पूछ सकती हूँ, बीच में हाथ खड़ा करें, वरना मैंने शुरू में बताया था कि हम उसको पार्क कर देंगे, ठीक है ना। ट्रांजिशन वर्सेस एलोकेटेड टाइम। ट्रांजिशन किसको कहते हैं? एक चीज से दूसरी चीज को मूव करना, ठीक है। जैसे एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी में मूव कर रहे हैं, तो बीच में जो टाइम होता है ना उसको ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। उसमें आप क्या कर रहे हैं, क्या टीचर इतना टाइम बीच में गैप दे रही है कि बच्चे जो है मेरे बिल्कुल आउट हो जाए, ठीक है। या फिर हम कहेंगे अच्छा चलो छोटे बच्चे हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई टीचर ने पोएम पढ़ना शुरू कर दी और यहाँ से जल्दी जल्दी एक कॉपी से उठाकर सेट उसका रख दिया और दूसरी कॉपी का सेट ले आई, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पोएम में इतने इन्वॉल्व हुए हैं कि उनको शोर शराबा करने का या कोई चीज उधर भागने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं। प्लस एलोकेटेड, यानी जो टाइम आपने उनको दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको 10 मिनट एलोकेट किए हैं इस एक्टिविटी के लिए, दोनों में आप फर्क देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो ट्रांजिशन वर्सेस एलोकेटेड टाइम। Example: getting students assembled
attentive, assigning reading and directing to begin. जैसे अभी जो एग्जांपल्स मैंने शेयर करी ना, कि जैसे मैंने आपको कहा कि ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 minutes, you have to complete this paragraph. ठीक है, the first 2 lines are already given to you, you have to write at least 5 more lines. मैंने आपको टाइम एलोकेट कर दिया 10 मिनट का, तो 2 लाइनें शुरू की लिखी हुई पैराग्राफ में, बाकी मुझे 5 लाइनें और लिख के देना है। अब मुझे पता है कि मेरे बच्चों को 10 मिनट में वो काम आराम से कर लेंगे, ठीक है, एज ए टीचर। मुझे लग रहा है कि अगर मैं उनको नहीं आपसे 10 मिनट दूंगी मैं आपको, लेकिन आपको 20 लाइनें लिखनी है, और बच्चा है हमारा 5 साल का 6 साल का, इज इट पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड टू राइट? क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या होगा? परेशान हो जाएगा, नहीं लिख पाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा? 10 लाइनें लिख पा रहा था वो भी नहीं लिख पाया। नहीं लिखेगा। Exactly. इसी टेंशन में कि टाइम अप हो जाएगा, कि टाइम पूरा हो जाएगा, मैं 20 लाइनें कब सोचूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा, वो जो लाइनें 5 या 10 लाइनें लिख सकता था ना, वो भी नहीं लिखेगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो एक्टिविटी प्लान करें, जो भी टास्क हम बच्चे को दें, आप लोग उसको परफेक्टली उसको एलोकेटेड टाइम दें, थोड़ा सा उससे ज्यादा बढ़ा लें लेकिन कम नहीं करें उसको, या टास्क अपना छोटा रखिए। अगर आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही है, टास्क छोटा, फिर 10 लाइनें मत दे उसको बोले 2 लाइनें लिख के दिखाओ, ठीक है, वो स्ट्रेस में भी नहीं आएगा। अदरवाइज बच्चा हमारा स्ट्रेस में आ जाता है। हमारे घर के बच्चों को 12-12 बजे तक वो क्यों होमवर्क करते बैठे होते हैं? सुबह टीचर मारेंगी, डांट पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि 6 होमवर्क मिले हुए। अगर वो 2 होमवर्क टीचर देगी तो क्या बच्चा खुशी खुशी नहीं कर सकता? ठीक है ना? अच्छा जी, अच्छा जी, अब ये किस, अब ये वो वाला किस नहीं है कि जो हम बच्चों को प्यार करते हैं उनके गाल पे या उनके हाथों पे, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कीप इट सिंपल, ठीक है, यानी क्या समझ में आ रहा है इसका? मुझे पढ़े जरा इसको। मिठास होनी चाहिए। सिंपल सी मिठास, बिल्कुल सिंपल सी मिठास, मतलब इसका वही निकल रहा है, ठीक है ना? जो भी आप बात कहें पोलाइटली कहें, मेक क्लासरूम रूल्स सिंपल, छोटे छोटे से रूल्स बनाए, कोई बहुत बड़े बड़े रूल्स नहीं बनाने कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, नहीं। बच्चों की एज देखिए, बच्चों को उनका कैपेसिटी देखिए, उनकी कैपेबिलिटीज देखिए कितनी है। हम कह रहे हैं कि नहीं ये पूरा शेल्फ है ना, ये रोज सेट होना चाहिए, हमारे बच्चे का तो हाथ ही नहीं पहुंचना उस पर, हम ये कैसे उसको रूल सेट कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बेटा ये लास्ट वाला जो शेल्फ है, इट शुड ऑलवेज बी नीट एंड टाइडी, प्लीज ट्राई टू कीप इट नीट एंड क्लीन, ठीक है। क्लासरूम प्रोसीजर्स आपके जो है, आपके बैठने का तरीका है, आपके उठने का, आपका लाइन बनाने का, आपकी जो प्रोसीजर्स आपके आ रहे हैं, क्या बच्चों ने बोर्ड पे आके लिखना है, आराम से प्यार से सिंपल लैंग्वेज में उसको बताना चाहिए, इंश्योर कि हाँ सिंपल लैंग्वेज, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है उसके लिए यूज मत करें, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शंस आप उनको कोई भी दे रहे हैं, बहुत सारे एक साथ मत दें। आपने, मैं हमेशा ये कोट करती हूँ, तारे ज़मीन पे मूवी आई थी आमिर खान की, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा बच्चे को, जबकि उसमें जो बच्चे को डिस्लेक्सिया दिखाया था, असल मानों में अगर आप कभी इस तरह के बच्चों को देखें तो वो मैं कहूँगी 2% भी नहीं दिखाया उस बच्चे को, वो और इससे कहीं ज्यादा होता है। अब उसको टीचर कह रही है फलाना बुक निकालो, फलाना पेज निकालो, फलाना चैप्टर निकालो, फलाना लाइन पढ़ो, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए। अगर वो एक वक्त में कहेंगे चलो ठीक है लेट्स टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, बच्चों ने निकाली, टीचर ने जल्दी से देख लिया, सब बच्चों ने निकाली, ऑलराइट, कैन यू ऑल ओपन टू पेज नंबर 5, टीचर ने वेट किया, पॉज किया बीच में, जब तक उसने देखा कि हाँ बच्चे मेरे पेज नंबर 5 नहीं निकाल, ठीक है, ऑलराइट, मिस कैन यू प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, बेटा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको लाइन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप। देखा कितना फर्क हो गया दोनों में। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज है जिसमें आपकी मिठास, हम वो मीठा चीनी वाला मिठास नहीं कह रहे, लेकिन एक इसमें पोलाइटनेस आ रही है, आपकी मोहब्बत आ रही है उसमें झलक रही है, आपका एटीट्यूड नजर आ रहा है इसमें, पोलाइट एटीट्यूड, ठीक है ना? ओके, रिमेंबर दैट इवन एडल्ट्स कैन ओनली प्रोसेस 3 to 4 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। अगर हम बड़े हैं सारे, अगर मैं आपको बोलूँगी अच्छा जुबिज़ोरा आप प्लीज जरा किचन में जाइए, वहां से मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आइए और 1 कप चाय चढ़ाकर आइए और 1 प्लेट लेकर आइए, ये 3-4 कामों में एक आप जरूर भूल कर आएंगे, मैं आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ होगी उसमें, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम एज एन एडल्ट जब इतने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते,
तो हम एक बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा? ठीक है, अपने आप को उस जगह पे रखें। हम अपने घर के मर्द हज़रात को बोलते हैं, जैसे अगर मैं भी एग्जांपल लूं, अपने मियां को बोलूं, भाई आप जब जा रहे हैं तो अंडे, डबल रोटी, पापड़, दही लेकर आइएगा। वो उसमें से एक चीज जरूर लेके आएगा। ठीक है, ये लाजमी है। तो उसका सोल्यूशन ठीक है, पेपर पे लिख के देंगे। ठीक है, ताकि कोई चीज भूले ना। तो ये एक ह्यूमन एरर है, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर में भी आ रहा है, ह्यूमन एरर है ये। तो हम बच्चों को भी उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अरेंजमेंट्स, क्लासरूम अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए? ठीक है, आप सबसे पहले ये देखें कि आप ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं या ऐसी जगह पे आप मूव कर रहे हैं जहां से सारे बच्चे आपको देख सकते हैं और आप बच्चों को देख सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पीछे मुंह छुपा के बिल्कुल बैठ गया, या कोई इतना शॉर्ट हाइटेड बच्चा तो नहीं है कि बिल्कुल पीछे जाके बैठा हुआ है कि ना वो टीचर को देख सक रहा है ना टीचर की नजरों में वो बच्चा है, या कोई ऐसा टॉल बच्चा है जो सबसे आगे बैठा हुआ है जिसकी वजह से बच्चों को बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरेक्शन में भी पीछे वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसे पे झुक रहा है, कोई ऐसे झुक रहा है। ठीक है, ये एक चीज अरेंजमेंट में आती है। उसके अलावा आपने अगर ग्रुप वर्क करवाना है या आपने लेक्चर देना है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह से होना चाहिए। कुछ क्लासेस में आपने देखा ज्यादातर हम छोटे बच्चों को ग्रुप में बिठाते हैं, ठीक है ना, ग्रुप एक्टिविटी करवाते हैं, तो मेक श्योर कि ग्रुप्स बने हुए हों। ऐसे नहीं कि हम उस वक्त भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं ये टेबल इधर करो, नहीं बेटा आप इधर बैठ जाओ, नहीं बेटा आप उधर बैठ जाओ, नहीं, क्योस क्रिएट होता है। ठीक है ना। उसके अलावा ये आपकी जो लर्निंग एक्टिविटीज है, जो भी मटेरियल वगैरह आप यूज कर रहे हैं, एक तो वो क्लास में प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। नॉर्मली हमारे टीचर्स कहते हैं अरे अरे एक मिनट में मार्कर लेकर आती हूँ, आ गई उसी क्लास में, जब वो वापस आएंगे क्लास में क्या होगा? कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं होगी वो क्लास में, कुछ भी हो सकता है, प्लेन भी बन के उड़ सकते हैं, क्योंकि होता है। ठीक है, कभी कहते हैं मुझे डायरी लिखनी है, बराबर ही क्लास में डायरी लेकर आती हूँ, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस ऑफ अ गुड टीचर, बिल्कुल भी एक अच्छी टीचर की प्रैक्टिस नहीं है। आपको पता है कि आपके पास 40 मिनट्स की क्लास है, आपके बच्चों को वर्कशीट भी देनी है, डायरी भी लिखवानी है, बुक पे भी काम करवाना है, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगी, chaos क्रिएट होगा, आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं चलेगी। ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज आप यूज कर रही है, मेक श्योर कि वो उतनी क्वांटिटी में हो क्लास में। अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रुप में एक बास्केट आए, एक बास्केट रखिएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि 4 बास्केट की जरूरत है, प्लीज 4 बास्केट रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं 2 बास्केट में गुजारा कर लूंगी। ठीक है ना। Actions speak louder than words, ये मैंने इसमें पहले बता दिया था कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपको मुंह से बोलने में बहुत कम जरूरत पड़ेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बच्चा फौरन उसी को समझ ले कि टीचर मेरी इस वक्त गुस्से में है या मेरी टीचर इस वक्त प्यार में है। ठीक है, आपने देखो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हमारे गुस्से में होती है, मैं अपना भी एग्जाम्पल शेयर करूं, मेरे बच्चे मेरे करीब नहीं आएंगे कभी, क्योंकि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि मैं चिल्ला रही हूँ या मैं शोर मचा रही हूँ घर में। मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी ना कि वो कोई बच्चा दोनों से करीब नहीं आएगा, उनको पता है कि इस वक्त गैर शामत है, अम्मा गुस्से में है। ठीक है, अब वो मेरा गुस्सा किस वजह से, कहाँ, किस फॉर्म में निकल रहा है, ये शायद मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मेरे बच्चों को पता चल रहा होगा। ठीक है, हो सकता है मेरे को चम्मच थोड़ी सी रख दी हो। ठीक है, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है कि मेरे बच्चों को या देखने वालों को पता चलेगा कि ये अच्छे मूड में नहीं है, या खाना जोर जोर से हिला रही हूँ, उसको चम्मच को जोर जोर से देख से भी हिला रही हूँ, वो भी एक बॉडी लैंग्वेज है कि हाँ ये जरा अच्छे मूड में नहीं है। ठीक है, तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक है, इस वक्त अगर थोड़ा सा लाइट का वो आप लोग देख रहे मैं हर एक के आई कांटेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, हर एक को मैं आंखों में देख के बात कर रही हूँ, मेरी वो बॉडी लैंग्वेज है। मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर मैं आपकी आंखों में देखूंगी तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग उन चीजों को समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ देख के बात करूँ या सिर्फ यहाँ देख के बात करूँ तो मुझे क्या पता कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है ना, मैं यूं तो देख के बात कर सकती हूँ। और टीचर्स खासतौर पर जब बोर्ड पे लिख रही हो, बोले नहीं प्लीज, ये चीज याद रखिएगा। बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग चांस मिलता है कि हमारे टीचर जो है ना वो, अब जैसे फर्ज करें मैं ये कर रही हूँ, अच्छा ठीक है, नाउ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, ये सारा लाइन बनाए, यहाँ डेट लिखे, यहाँ फलाना लिखे। क्या लग रहा है बच्चों को? लग रहा है टीचर हमें इग्नोर कर रही है। हालांकि मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी बैक है वो ये मैसेज आपको कन्वे कर रही है कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, तो
आप बोर्ड बना लें, थोड़ा सा साइड में या तो हो जाए या साथ साथ कॉन्टेक्ट आई कॉन्टेक्ट भी रखें. Now all right, you have to draw the margin on the left side, write down the date on the red line, all right, and then start your work from the second line. Okay, instruction. Eye contact. Avoid turning back to class. Please, बिल्कुल भी इस चीज को नहीं करें. ये हमारी अक्सर टीचर्स को मैंने देखा है बोर्ड को देख के बात कर रही है कि आप बोर्ड को नहीं पढ़ा रही हैं, आप सामने जो जिंदा बच्चे बैठे हुए हैं उनको पढ़ा रही हैं. ठीक है, तो पीछे से बच्चे आवाज लगाए मतलब इसलिए हमें मार टीचर की आवाज नहीं आनी जी चाहिए. मैंने जी गिरी हुआ थी, मैंने जी गिरी हुआ बिल्कुल. उसकी रीजन से यही होती है कि चांस उसको किसने दिया, उनको चांस. थी. ठीक है. अच्छा, क्लासरूम अरेंजमेंट में कुछ इस तरह की भी चीजें होती है कि आपने सिटिंग अरेंजमेंट देखना है कि अगर मुझे ये जानना है कि मेरे सबसे लास्ट जो बैक बेंचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए मूवमेंट की कि आप साथ साथ मूव भी कर रहे हैं क्लास में. ठीक है, इतना जैम पैक आपकी क्लास नहीं हो कि आपको पता ही नहीं चले कि फर्स्ट 2 रोज के बाद पीछे क्या हो रहा है. राइट, तो सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा बहुत ज्यादा मैटर करती है क्लास में कि किस तरह का एनवायरनमेंट आप क्लास में क्रिएट करना चाह रहे हैं. पीछे वाले बच्चों को पता होगा कि टीचर आराम से कभी भी पीछे आ सकती है क्योंकि उनको राइट है. इसी तरह से बच्चे को भी फ्रीडम है कि वो पीछे से आगे किसी भी वक्त आ सकता है. ठीक है ना. अच्छा, इफेक्टिव बिहेवियर में हम थोड़ा सा ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगी. आपका जो फोकस है पूरी क्लास पे है, सिर्फ ये नहीं है कि एक ही रो में आप फोकस कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस एंगल से जो है ना मुझे वो वाले बच्चे शायद नजर नहीं आ रहे, तो टीचर जो है ना आराम से अपना एंगल टर्न कर सकती है. थोड़ी देर वहां खड़ी हो गई, थोड़ी देर वो यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, अच्छा ठीक है यहाँ से भी बच्चे को नजर आ रहे हैं. ठीक है ना, कभी कभी साइड पे थोड़ा सा आ गई. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है वो हर बच्चे के ऊपर नजर रखे और उनको पता चले और बच्चों को भी इस बात का पता हो कि हाँ टीचर हमको देख रहे हैं. ठीक है. साइलेंस कैन बी इफेक्टिव ऑल्सो. जरूरी नहीं कि आपने शोर शराबा किया, ये डस्टर वगैरह बैंग किया और फिर आप बच्चों को कह रहे हो कि खामोश रहो. नहीं, we can always have quiet time also. Everybody is going to have 2 minutes of quiet time and think about the activities that we have done since morning. चलो, ठीक है. या हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ ये रिकॉल करें कि कल संडे था, आपने कल क्या क्या काम किए. हर बच्चा अपनी आंखें बंद करके और वो एक अलग ही दुनिया में निकल जाए. ठीक है ना. रिकॉल टाइम भी मिल गया बच्चों को, सुकून भी मिल गया और टीचर को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया कि हाँ हमको भी एक ब्रेक मिल गई. ठीक है ना. सॉफ्ट वॉइसेस मैंने पहले बात कर दी थी, रेज हैंड्स पे मैंने बात करी हुई. ठीक है ना. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. सुना है नहीं सबने, तो इस पर थोड़ा सा हमें अमल भी करना है कि बच्चों को हंसने का भी मौका दें. कोई ऐसी उनको कोई जोक आप उनसे शेयर कर सकते हैं या कोई ऐसा वाकया शेयर कर सकते हैं कि जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो. ठीक है ना. अब टीचर आपको पता है सबसे बेस्ट पर्सन होता है कि जो कहानियां बना लेता है फौरन. ठीक है ना. कोई भी फनी से ऐसी स्टोरी बना रहे जिसमें कोई मैसेज भी हो. ठीक है, ऐसे नहीं कोई बिल्कुल कि जिसका ना सर हो ना पैर हो, लेकिन एक ऐसी छोटी सी स्टोरी बना रहे जिसमें थोड़ा सा बच्चों को हंसी मजाक भी हो या उनको क्लास के बाहर ले जाए. अगर आपके स्कूल में जगह है, क्लास के बाहर जगह है, आप उनको थोड़ी सी एक्टिविटी दे दी. ठीक है, कि जब मैं कहूँ कि साइमन सेज टच द रेड कलर, तो आपने रेड को नहीं करना है, आपने ऑरेंज कलर को टच करना है. बच्चे जब सुन के रेड कलर की तरफ भागेंगे तो खुद ही हंसेंगे, नहीं ऑरेंज कलर का, तो फिर ऑरेंज की तरफ भागेंगे. तो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज है जो बच्चों की एज अप्रोप्रिएट आपको उनको करानी पड़ेगी. ठीक है ना. ह्यूमर, जैसे मैंने अभी आपको बात करी. ठीक है ना. और जरूरी नहीं है कि हर वक्त कोई ह्यूमर चल रहा है. दिन में 2 से 3 दफा इज इनफ. अगर आपकी 5 से 6 घंटे की आपकी क्लास है, स्कूल है आपकी, 2 से 3 दफा बहुत है. ठीक है ना. ये नहीं कि पूरा हर 10-10 मिनट में आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बच्चों को हंसी मजाक करवा रहे, वो भी इफेक्टिव क्लास नहीं कहलाएगी. ठीक है ना. अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स करना और कोई इसमें नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली इसमें बोल रही हूँ कि कभी भी बच्चों को नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे. ठीक है. और नॉर्मली हमारी एक बहुत कॉमन सा एक टॉपिक है हमारा जिसमें हम लोग एडजेक्टिव्स वगैरह करवाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, सबको पता होगा वो. हम क्या करते हैं, बेटा आप आ जाइए और आप आ जाइए. अच्छा मुझे बताइए इनके एडजेक्टिव बताए दोनों के. एक ने
बोलेगा अच्छा शी इज थिन, शी इज फैट, चलो भाई वही हो गया काम। वो बच्चे के लिए लेबल लग जाएगा सारी जिंदगी के लिए कि शी इज फैट। ठीक है, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं शुरू से ऐसी थी, हमेशा से मैं कभी रही हूँ, मैं कभी भी दुबली नहीं रही हूँ। ठीक है, और ना मैं इंटेंड करती हूँ कि मैं दुबली होंगी। मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे बचपन में ये टाइटल मिल चुका है। मुझे नहीं पता, मैं शायद 1 में थी या 2 में थी बहुत छोटी एज में। और एक मेरे बाल जो थे ना वो उस वक्त इतने मोटे होते थे कि मेरी अम्मी चोटी नहीं बना सकती थी। वो कहती थी तुम पोनी बनाओ क्योंकि चोटी तुम्हारे बालों में नहीं बन सकती, इतने मोटे मेरे बाल होते थे। मुझे मेरी टीचर आज भी कुछ साल 2-4 साल पहले शाहविलाज स्कूल में मिली, मिस यास्मीन वसीम नाम है उनका। उन्होंने मुझे मेरे बालों की वजह से पहचाना। मैंने उनका अपना नाम बताया, मैंने उनको बताया कि आप मेरी क्लास 1 में क्लास टीचर थी फला फला। बोलती है आर यू द वन विद थिक पोनीटेल? बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। इतने मतलब मेरे और इतने फूले हुए मेरी पोनी होती थी। अभी भी बाल फूले हुए लेकिन वो पतले हो गए, उसकी जो वो है स्ट्रेंथ वो कम हो गई है। लेकिन इस तरह से होता था। तो मुझे एक मेरे बालों की वजह से एडजेक्टिव में वो मिला था कि शी हैज गॉट थिक हेयर। ठीक है, और वो शी इज फैट जो है, जब तक मैं स्कूल से मैट्रिक करके नहीं निकली वो फैट 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 चलता गया मेरे साथ, क्योंकि क्लास फेलो से वही थे। ठीक है ना, तो मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी ऑफ कोर्स, मैं जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है वहां पर यही चीज थी कि आपने पूरा बैग जो है ना वो पूरा एज इट इज जाता था, वो शिफ्टिंग नहीं होती थी, शफलिंग नहीं होती थी बच्चों में। एक आध कोई छोड़ कर गया, एक आध नया बच्चा आया, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, लेकिन मेजॉरिटी जंप वो ही रहता था मैट्रिक। अभी भी जो फ्रेंड्स मेरे साथ साथ हैं वो कहते हैं आमना तुम तो अभी भी मोटी हो। मैंने कहा मैं मोटी हूँ, मोटी थी और मोटी ही रहूंगी, ये भी बता दूं। और मुझे अब मैं इतनी इम्यून हो चुकी हूँ उस चीज से, मैं बोलता रहूंगी। मैं अब तो करूंगी भी नहीं, करने का इरादा भी नहीं है ट्राई। ठीक है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि वाकई में मैं आपको बताऊं कि वो चीज मेरे साथ आज तक चलती आ रही है। इसलिए मैं जब इस पोजीशन पर आई कि मैं किसी को गाइड कर सकूं, एडजेक्टिव्स में कभी भी किसी भी बच्चों को बुला के नहीं एग्जाम्पल्स देंगे। ही इज टॉल, शी इज शॉर्ट, ही इज फैट, शी इज थिन, शी इज डार्क, शी इज वाइट, शी इज लाइट, नहीं करेंगे। ये चीजें बच्चों के साथ यहाँ तक रह जाती है, इस चीज को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, आपके पास क्या चीजों की कमी है? दिस इज थिन, दिस इज फैट, दिस इज थिक। आप स्टफ टॉय ले लीजिए, हु इज अ फैट बेयर। ठीक है, छोटा सा दूसरा टॉय लगा ले, दिस कैट इज अ थिन कैट। क्या ये नहीं हो सकता कि बच्चों को उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा? क्या होगा ना? तो बच्चों के लिए प्लीज कभी भी एग्जाम्पल शेयर ना करें, इवन टॉल एंड शॉर्ट की भी नहीं करें। तो पटका पटका बोला बोला वो भी चलता रहता है। मैं बता रही हूँ, ये सब लाइव एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रही हूँ। अब तो इतने ऐसे जो कह रहे हैं बाल सफेद नहीं हुए धूप में, लेकिन सफेद नहीं हुए बाल। एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र इतना है कि ये चीजें देखते हैं। ठीक है, और एक और छोटी सी चीज की, खाने की चीजों को कभी भी अपनी एक्टिविटीज में यूज मत करें। जैसे मैक्रोनीज वगैरह अब तो सब बहुत डिजाइन की आती है ना, फूल पत्तियां बूटियां सब आती हैं तो मैक्रोनीज की, उसको हम लोग पेंट करवाते हैं, उसको हम लोग धागे पिरोते हैं, कभी ब्रेसलेट बना ली, कभी नेकलेस बना लिया। ये आउट ऑफ द टॉपिक में बता रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स एंड इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू पीपल। खाने की हमेशा रिस्पेक्ट करना सीखना है। अगर हम आज नहीं सिखाएंगे तो फिर अब वो डू इट योरसेल्फ बाय DIY जो एक्टिविटीज आती हैं उसमें सब में मैक्रोनीज को देखनी होती है। ठीक है, हम बच्चों से ट्रेसिंग करवाते हैं, सैंड ट्रेस में। अगर सैंड नहीं मिलती तो मैंने टीचर्स को सुना है, अच्छी अच्छी स्कूलों में टीचर्स को सुना है, आप नमक यूज कर लीजिए, आप चावल यूज कर लीजिए, आप सूजी यूज कर लीजिए। क्यों? मिट्टी की कमी है हमारे मुल्क में। इतनी सी मुट्ठी भर आपको मिट्टी चाहिए, उसमें भी आप मिट्टी उठाने के बजाय आप चावल भी ले रहे हैं, और फिर वो चावलों का क्या होगा फिर हमें पता क्या होता है। इधर भी गिर रहे हैं, उधर भी गिर रहे हैं, झाड़ू लग रहा है, चलो जी बाहर। ठीक है, तो ये दो चीजें के लिए हमेशा अपने साथ याद रखिएगा कि कभी भी बच्चों के साथ एग्जाम्पल शेयर मत करें। हाँ, बच्चों को चीजों को बोल दे, कैन आई हैव योर बैग प्लीज, कैन आई हैव योर बैग प्लीज, आपने कंपेयर करवा। कैन आई हैव योर पेंसिल बॉक्स, कैन आई हैव योर पेंसिल बॉक्स। एक थिक है, एक थिन है, एक बिग है, एक स्मॉल है, ये करवा। चीजों के साथ जाएं, इंसानों के साथ मत जाएं। ठीक है, वो हमेशा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, लेट मी टेल यू। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे अगर हम पूरा महीना भी बात करें ना तो शायद वो भी कम पड़ेगा। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इसमें हाइलाइट्स थी, वो आई ट्राइड माय बेस्ट कि आज के सेशन में आप लोगों को एक फ्लेवर मिल जाए एटलीस्ट कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट वी रियली नीड टू केटर एज वी आर टीचर्स।
being a class teacher, being a subject teacher, being the school head, whatever जो भी आप लोगों की पोजीशन है इस वक्त, बहुत जरूरी है कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो हमारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, जिनके हम कंप्लेंट्स करते हैं, हमें उसकी कॉज देखनी है। कॉज बच्चे नहीं है, कॉज हम खुद हैं, हमारी प्रिपरेशन है। एज ए ह्यूमन हम कॉज नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम इसके कॉज देखें। हमारी जो प्रिपरेशन है वो इसका कॉज। हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, आपके लेसन सक्सेसफुल नहीं जाएंगे, आपकी जो टीचिंग लर्निंग का जो एक प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं चलेगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि बच्चों की लर्निंग पे वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, जो हमें जूम पे ज्वाइन करा हुआ है जिन पार्टिसिपेंट्स ने। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, प्लीज